गुड मॉर्निंग बच्चों। पार्ट 5 परमाणु का अंतर्भाग, इसके अंतर्गत आज हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण किस प्रकार से लिखते हैं ये देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा क्या है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कवच के अनुसार विन्यास ही इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कहलाता है। पिछली बार जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बोला था कि परमाणु का जो सबसे अंदर का भाग होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अंदर, उसके बाहर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इनकी कक्षाएं अलग अलग होती हैं। पहली कक्षा होती है के, पहली इलेक्ट्रॉन की कक्षा। जैसे ये कोई परमाणु है, परमाणु का बीच का भाग है केंद्रक, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके बाहर जो है अलग अलग कक्षाओं में समान दूरी पर इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाएं, ये इनकी कक्षाएं हैं। जैसे ये के कक्षा है, ये एल है और इसके आगे जो है एम। तो इस तरह से अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ तत्व दिए गए हैं यहाँ पर, उनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे लिखते हैं। अब यहाँ देखिए तत्व है, तत्वों के संकेत दिए गए हैं और इस आधार पर उनके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं। जैसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो उसके के वाले कवच में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण केवल 1 होगा। ठीक है। अब उसके बाद हीलियम है। हीलियम के कवच में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो के कक्षा होती है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता होती है। तो इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही है, तो उसके केवल के ही कवच में वो आ जाएगी। तो यहाँ पर के कवच में उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण भी होगा 2। ठीक है। अब लिथियम देखिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। देखिए 2, तो के में के की धारक क्षमता केवल 2 ही है, तो के में कितनी हो जाएगी? देखिए के की धारक क्षमता, के जो कक्षा होती है, के कक्षा के इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता केवल 2 होती है और इसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। तो बचे कितने? एक और इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चला जाता है। जैसे ये है, ये बीच वाला केंद्रक और ये के और एल, दो कक्षाएं हो जाएंगी ना। तो पहली कक्षा के, यानी कि ये जो के कक्षा है, इसके इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता, ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए गोल गोल, तो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो बचा कितना? 1। तो ये अगली कक्षा में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये के, ये वाली कक्षा कौन सी है? के, और ये दूसरी वाली कक्षा है एल। तो यहाँ के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो जाएगा? 2 और 1, यानी के कक्षा में 2 और एल कक्षा में 1। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हो जाएगा। अब कार्बन, कार्बन का 6 है। देखिए, तो पहली के कक्षा की धारक क्षमता केवल 2 है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के में नहीं आ सकते, तो बचे कितने? 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 और 2 6 हो गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कितना हो जाएगा? 2 और 4। तो इस तरह से करना है। अब ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 7 है, तो पहले कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है। बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 2 7 हो गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण भी क्या हो जाएगा? 2 और 5। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखते हैं। जैसे अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना है? 9 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
यानी परमाणु क्रमांक 9 है फ्लोरीन का, तो यहाँ 9 है, तो पहली कक्षा में केवल 2 होते हैं और दूसरी कक्षा में देखिए कितने होते हैं, 8। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो अब 2 और इसकी केवल 9 ही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बचे कितने, 7। तो कितना हो गया, 2 और 7। नियॉन 10 है, तो पहली कक्षा में 2, बचे कितने, 8। तो 2 और 8 हो गए इसका। अब 2 और 8 हो गए नियॉन का, यानी इसका जो अष्टक है वो पूरा हो गया। यानी ये जो नियॉन है, जिस भी तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे नियॉन है, नियॉन का 10 है, तो यहाँ 2 हो गए और ये 8 हो गए। ये बाहरी कक्षा यानी कि L जो कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 हो गई, ठीक है। तो 8 हो गई, मतलब इसका जो L कक्षा है वो पूरी हो गई, अष्टक पूरा हो गया। अष्टक जिसका पूरा होता है वो होती है निष्क्रिय गैसें। तो ये नियॉन क्या है, एक निष्क्रिय गैस है। अब उसके बाद सोडियम, Na, सोडियम का कितना है, 17 है। देखिए 17 है। पहली कक्षा में कितने होते हैं, 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता दी, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में नहीं आ सकते हैं, ठीक है, L कक्षा में। तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ इस कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इस कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 2 और 8 10 हो गए। और तो बचे कितने, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगली कक्षा में चले जाएंगे, यानी कि M कक्षा में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 8 और 7। अब आर्गन है, आर्गन का 18 है, तो 18 है तो कैसे आएगा, 18 है आर्गन का। तो पहली कक्षा में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, 2 और 8 10 हो गए। और तीसरी कक्षा M जो है वो हो गई 8। अब ये भी निष्क्रिय गैस मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके आखिरी कक्षा में, यानी कि M इसकी आखिरी कक्षा है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। यानी कि इनका जो अष्टक है, अष्टक ये पूर्ण है, तो इसीलिए ये हो जाएंगी निष्क्रिय गैस। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का रेखांकन यहाँ किया है। देखिए हाइड्रोजन का एक ही परमाणु होता है हाइड्रोजन में, तो उसमें केवल एक ही कक्षा है। देखिए ये K कक्षा है, K कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। यहाँ हीलियम है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए। इसके भी केवल एक K ही कक्षा है, क्योंकि K कक्षा के इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता 2 होती है। तो यहाँ पर हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये यहाँ पर दिखा देंगे। अब कार्बन में होते हैं 6, अभी हमने देखा 6 होते हैं, तो K की इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता कितनी होती है, 2 होती है। अब 2 है तो बचे कितने, 4 कौन सी कक्षा में आ जाएंगे फिर, L वाली। देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगली कक्षा में चले जाएंगे। अब नियॉन का देखिए, नियॉन का इसको देखकर हमें पता चल सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब नियॉन में K में 2 हैं और बाकी बाहर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। इस आकृति को देखकर यदि आपको कोई पूछता है कि आकृति को देखकर बताइए कि इस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पर आकृति देखकर बता सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। उसी तरह से अब ये सोडियम है, सोडियम में कितना है, पहली कक्षा में 2 ही है। देखिए 1 2, दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं और तीसरी कक्षा में कितना है, 1 है। यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। अब हम देखते हैं संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं और वो कैसे लिखी जाती है। जिस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 4 या उससे कम होती है, ठीक है, जो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखा, उस तत्व की संयोजकता उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होती है। इसके विपरीत
जिस तत्व में 4 या उससे अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं तब अष्टक पूर्ण होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वह संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है। ठीक है, अब हम आगे करके देखेंगे। ये जो परिभाषा है इसको हम करके देखेंगे कि किस तरह से इसको ये परिभाषा कैसे इसको हम देखते हैं आगे। ये देखिए, जैसे संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक जो पीछे परिभाषा देखी हमने, उसी के बारे में मैं यहाँ अधिक स्पष्टीकरण करने जा रही हूँ। जैसे अभी हम किसी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्व, ये देखिए हाइड्रोजन है, उसकी हमें पता है कि उसके इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता कितनी है। ये वाला बाद में देखिए, ये कॉलम हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके एक है। अब हमने क्या देखा, इसमें देखा था परिभाषा में कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 4 से कम होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है, वही संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है। यानी कि हाइड्रोजन की संयोजकता, जैसे एक हाइड्रोजन है, ये बीच का केंद्रक है, और हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है वो एक, इस तरह से ही हम लिख सकते हैं। यानी ये 4 से कम है तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। जितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी संयोजकता भी होगी। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का अगर हम देखेंगे 2 8 7 है, ठीक है, तो 2 8 7 है, तो यहाँ 7 यानी 4 से ज़्यादा है बाहर इलेक्ट्रॉन इसके। यहाँ बाहरी कक्षा में अभी हमने देखिए, यहाँ पर 4 से ज़्यादा होंगे तो क्या करना पड़ेगा, अष्टक पूरा करने के लिए, यानी अपनी आखिरी कक्षा पूरी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ने वाले, यानी कि 8 घटा बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ने वाले हैं, 1। तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी क्लोरीन की। ठीक है, उसके बाद नियॉन है। नियॉन का अभी हम उसकी संयोजकता 0 होगी, क्योंकि उसका अष्टक जो है वो पूरा होता है। उसकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उसकी संयोजकता 0 होगी। अब ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 और 7, ठीक है, तो 2 और 7, तो यहाँ पर भी 7 है, यानी 4 से ज़्यादा है, तो 8 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1 बचेगी, 1 हो जाएगी। अब सोडियम का कितना है, देखिए सोडियम का है 11, तो यानी 2 8 1, यहाँ पर 1 4 से छोटी संख्या है। 4 से छोटी संख्या अगर है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण वही संख्या होती है जो उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी संयोजकता 1। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो है वो उसके परमाणु की संख्या होती है 12, तो 12 यानी 2 8 और 2, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, यानी 4 से कम है, तो उसकी संयोजकता 2, ठीक है। अब कार्बन है, कार्बन का भी हमने पढ़ा था। कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, यानी 2 और 4, तो 4 यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। अब अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितने परमाणु होते हैं, 13 परमाणु होते हैं एल्यूमिनियम में, ठीक है। तो 13 होते हैं, यानी कि 2 8 3, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, जो 4 से कम है, यानी कि जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही उसकी संयोजकता होगी।